हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। तो आज के इस लेक्चर में भी हम मौर्यन एम्पायर को ही फर्दर प्रोसीड करेंगे। सो एज़ यू नो, हमने चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका इन सब के बारे में पढ़ लिया था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द माइनर एडिक्ट्स। कल की अगर आपको याद हो तो हमने 14 मेजर एडिक्ट्स करे थे। आपको एक लीनियज याद होनी चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आए थे बिंदुसार, बिंदुसार के बाद आए थे अशोका। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा रिलीजन अडॉप्ट किया था? तो जैनिज़्म अडॉप्ट किया था। वहीं पे बिंदुसार की बात करें तो उन्होंने आजीविका सेक्ट को अडॉप्ट कर लिया था। आजीविका सेक्ट क्या था? नियति में बिलीव करता है, यानी कि सब कुछ पहले से ही डिस्टिंक्ट है और आपको कोई भी एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। फिर आते हैं अशोका पे। अशोका ने कौन सा बुद्धिज़्म अडॉप्ट करा था? तो हीनयान वाला। फिर उसके बाद हमने देखा कि अशोका ने अपने धम्मा के मैसेज को, यानी कि जो बुद्धा जी की टीचिंग है, उनको स्प्रेड करने के लिए बहुत सारे एडिक्ट्स बनवाए। पहले तो मेजर हमने देखे जिसमें 14 थे। फर्स्ट वाले एडिक्ट में बोला गया नॉन वायलेंस के बारे में और एनिमल किलिंग्स को रोकने के लिए बोला गया। सेकेंड एडिक्ट में बोला गया कि हमें मेडिकल ट्रीटमेंट देना चाहिए ह्यूमन बींग्स के साथ साथ एनिमल्स का भी। उसके बाद ऐसे प्लांट्स ग्रो करो जिनके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हो। और जो साउथ में दो डायनेस्टीज़ यानी कि चेरा और पांड्यास चल रही थी केरला और तमिलनाडु वाले क्षेत्रों में, तो सेकेंड एडिक्ट पे उनका मेंशन करा गया। चोलास के बारे में नहीं किया गया है। ठीक है, थर्ड एडिक्ट में बोला राजुका युक्ता प्रदेशिकास के बारे में। फोर्थ एडिक्ट में भेरी घोष, जो वॉर ड्रम हुआ करता था, उसको कन्वर्ट कर दिया था इनटू धम्मा घोष। फिफ्थ एडिक्ट में क्या किया? धम्मा महामातास को भेजा गया टू स्प्रेड द धम्मास। सिक्स्थ एडिक्ट में हमने देखा कि अगर सोसाइटी की बात होगी तो वो अशोका के पास डायरेक्टली जा सकते हैं, जो ऑफिशियल्स हैं। पतिवेदक्स यानी कि रिपोर्टर्स के बारे में मेंशन करा गया। सेवेंथ एडिक्ट में रिलीजियस टॉलरेंस के ऊपर बात करी गई थी। एट्थ एडिक्ट के अंदर धम्मा यात्रा स्टार्ट, यानी कि जैसे तीर्थ यात्रा होती है ना, वैसे ही धम्मा यात्रा यहाँ पे शुरू कर दी गई। नाइन्थ एडिक्ट में हमने देखा जो छोटी छोटी कर्मकांड हुआ करते थे उनके ऊपर बैन लगा दिया गया कि उससे बेटर है आप डोनेशन करो। टेंथ एडिक्ट में हमने देखा कि किंग की कोई इच्छा नहीं है कि उसको ग्लोरी मिले, फेम मिले, नेम मिले। एंड 11th एडिक्ट में बोला गया कि अगर कोई भी पॉलिसी आपको फॉलो करनी है तो धम्मा की बेस्ट पॉलिसी है टू फॉलो। उसके बाद 12th एडिक्ट में हमने देखा एथिजिका महामाता के बारे में, जो कि फ़ीमेल टीचर्स थी, फीमेल ऑफिशियल्स थी, जो धम्मा के बारे में फ़ीमेल्स को शिक्षित किया करती थी। 13th एडिक्ट में हमने देखा वो कलिंगा वॉर के बारे में मेंशन करते हैं और बताते हैं कि मेरा हृदय कैसे परिवर्तित हुआ था इस कलिंगा वॉर के बाद। ठीक है, हज़ारों बच्चे और बूढ़े और लेडीज़, इन्होंने सबको मारा था उस टाइम पे, जिसकी वजह से इन्होंने धम्मा को अडॉप्ट कर लिया था। साथ में दिग्विजय, जो इनकी तलवार थी, उसको कन्वर्ट कर दिया इनटू धम्मा। एंड 14th एडिक्ट में ये बोलते हैं कि मैंने हर एक एडिक्ट के ऊपर एक पर्पज़ लिखा हुआ है। तो दैट वाज द 14th। नाउ वी आर प्रोसीडिंग विद द माइनर रॉक एडिक्ट्स। देखो, पिलर एडिक्ट की जब बात कर रही हूँ तो लंबा सा एक आप खंबा जैसा सोच सकते हो। एंड इंस्क्रिप्शंस के केस में आप सोच सकते हो कि पत्थर है, पत्थर के ऊपर बड़ा सा पत्थर है, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो इनकी इमेजेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज पढ़ने तो आएगा नहीं हमें कि क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर। बट एनीवेज, सबसे पहले देखते हैं रुमिनदेई इंस्क्रिप्शन। नाउ इसकी लोकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो रुमिनदेई इंस्क्रिप्शन वहाँ पे है जहाँ पे बर्थ हुआ था बुद्धा जी का, यानी कि लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ पे है? नेपाल में है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा जाता है कि जो बलि देनी पड़ती थी ना, वॉलंटरी ऑफरिंग्स, जो कि बाद में कंपल्शन कर दी गई थी, वो बोला कि उसको जो लुम्बिनी के लोग हैं उससे वो एग्जेम्प्टेड हैं, उनको बलि देने की कोई ज़रूरत नहीं है। दैट वाज द फर्स्ट थिंग जो रुमिनदेई इंस्क्रिप्शन के ऊपर लिखी गई थी। सेकेंड बोला गया कि भाग तो देना पड़ेगा आपको, पर जितना भी आपका प्रोड्यूस बना, जितनी भी आपके पास एग्रीकल्चर है, उसमें से सिर्फ कितना दोगे आप? 1/8। तो बलि से लुम्बिनी के लोगों के लिए ये स्पेशल बात करी गई थी। तो लुम्बिनी के लोगों को बलि से एग्जेम्प्ट कर दिया, यानी कि देने की ज़रूरत नहीं है। भाग तो देना पड़ेगा पर 1/8 ही देना पड़ेगा, जितना भी टोटल प्रोड्यूस है उसका 1/8। उसके बाद आता है सेकेंड एडिक्ट, वो है अलाहाबाद कोसाम, या फिर इसको क्वीन एडिक्ट या कौशंबी पिलर भी बोल देते हैं। अब याद करो क्वीन एडिक्ट, एक पत्नी याद आनी चाहिए इनकी, कारूवा की, याद है? फेवरेट वाली, जिसका पुत्र हुआ था तिवारा। तो ये प्रोवोक करती थी बेसिकली अशोका को कि आप डोनेशन वगैरह किया करो इंस्टेड ऑफ डूइंग वॉर्स। तो अलाहाबाद कोसाम, या फिर इसको क्वीन एडिक्ट भी बोलते हैं, कौशंबी पिलर भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे अशोका जो है वो संघ के मेंबर बन जाते हैं, यानी कि बुद्धिज़्म की जो मोनेस्ट्रीज़ वगैरह हुआ करती थी उनके मेंबर बन जाते हैं। और देवर अगेंस्ट डिवीजन इन रैंक्स, कि रैंक्स असाइन करने की ज़रूरत नहीं है, एवरीवन इज़ इक्वल। एंड उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे कि जो जहांगीर आते हैं ना,
तो अकबर का लड़का था बेसिकली जहांगीर। तो इन्होंने क्या किया था, ये चीज़ जो ये पिलर था ना इलाहाबाद कोसाम पिलर, इसको रिमूव कर दिया था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। नाउ गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन, ये गिरनार, ये आप चलोगे अब गुजरात वाले क्षेत्र में, ये काठियावाड़ जो पेनिनसुला है यहाँ पे जाएंगे हम। तो जब हम काठियावाड़ जाते हैं तो वहाँ पे हमें एक इंस्क्रिप्शन मिलेगा जिसका नाम है गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन। रुद्र दमन ने ये बनवाया था बेसिकली। अब देखो एक चीज़ याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य का एक गवर्नर था जिसका नाम हमने देखा क्या था, पुष्यगुप्त। पुष्यगुप्त ने क्या किया था, अब चंद्रगुप्त मौर्य थोड़ी जाएंगे इरिगेशन के लिए, लेक बनवाने के लिए, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे ये खुद थे मगध वाले क्षेत्रों में, एंड यहाँ से भेजा पुष्यगुप्त को कि जाओ यहाँ पे इरिगेशन रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है गुजरात के क्षेत्रों में, तो आप वहाँ पे एक लेक बनवा दो, पुष्यगुप्त। तो उसी वजह से बाद में रुद्रदमन, 1000 साल के बाद आएंगे रुद्रदमन, तो वो एक वहाँ पे इंस्क्रिप्शन बनवाते हैं बाद में, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, वो भी मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे मेंशन करा गया है अबाउट द सुदर्शन लेक। ये गिरनार कब बना, तो ड्यूरिंग द चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड में। और जूनागढ़ कब बनेगा, जब रुद्रदमन आएंगे। ठीक है, ये आएंगे अभी हज़ारों सालों के बाद। तो ये जो सुदर्शन लेक थी, इसको कंस्ट्रक्ट किसने किया था, पुष्यगुप्त ने किया था। पुष्यगुप्त कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर थे। बाद में इसको रिपेयर कौन करवाएगा, तो वो करवाएगा रुद्रदमन। अभी आएंगे ये, अभी बाद में आएंगे, काफ़ी टाइम के बाद आएंगे जब हम अर्ली मेडिवल वाला टाइम पीरियड पढ़ेंगे। उसके बाद एक आता है कलिंगा एडिक्ट। कलिंगा एडिक्ट पहले तो मार लो, फिर उसके बाद लिख दिया कि ऑल मैन आर माई चिल्ड्रन। ठीक है, कि सारे के सारे लोग मेरे बच्चे हैं, तो ये लिखा है कलिंगा एडिक्ट के ऊपर। उसके अलावा भी बहुत सारे आपको एडिक्ट्स मिलेंगे, सारे तो याद नहीं करने, बट जो इंपॉर्टेंट वन थे वो आपको याद होने चाहिए। जैसे कि महास्थानगढ़ इंस्क्रिप्शन याद करो, चंद्रगुप्त मौर्य ने अटैक करा था बंगाल के ऊपर और बंगाल को कॉन्कर कर लिया था। इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली थी हमें, फ्रॉम द महास्थानगढ़ इंस्क्रिप्शन। उसके बाद ये सोगारा इंस्क्रिप्शन, ये उत्तर प्रदेश में आपको मिल जाएगा। तो पारा एडिक्ट, अब देखो दो एडिक्ट हैं, एक है तो पारा, एक है मेरठ। चलो दोबारा से मैप बना लेते हैं छोटा सा। एक है तो पारा एडिक्ट, यहाँ पे हरियाणा है ना, हरियाणा में आपको मिल जाएगा तो पारा एडिक्ट। क्या मिलेगा, तो पारा एडिक्ट। उसके बाद एक आएगा मेरठ एडिक्ट। मेरठ एडिक्ट कहाँ पे मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश में, मेरठ एडिक्ट। तो ये दोनों कहाँ लेके गए, इंडिया, सॉरी दिल्ली ले गए। कौन लेके गया था दिल्ली, तो फिरोज शाह तुगलक। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, तो पारा एडिक्ट को उठवाया हरियाणा से और मेरठ एडिक्ट को उठाया उत्तर प्रदेश से, और कहाँ ले गए थे, दिल्ली में ले गए थे, क्योंकि दिल्ली में बैठते थे ये लोग। तो मेडिवल में दोबारा से आएगा ये पॉइंट, तो याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक के बारे में। उसके बाद एक और एडिक्ट मिल जाएगा, रामपुरवा एडिक्ट। वो कहाँ पे है, तो बिहार के अंदर है। ठीक है ना, उस स्तूप की कंस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा हुई। ठीक है, जब बुद्धिज़्म इतना ज़्यादा स्प्रेड कर गया थ्रू आउट द कंट्रीज़, तो स्तूप फॉर्मेशन शुरू हुई। स्तूप में रखा क्या जाता था, तो वहाँ पे रखे जाते थे बुद्धा जी के अवशेष, रेलिक्स। कहीं जगह पे ऐश होगी, कहीं जगह पे बोन्स होंगी, कहीं जगह पे वो जो उन्होंने बैगिंग बाउल होता था ना उनका, वो होता था। कहीं जगह पे कुछ होगा, कहीं जगह पे कुछ होगा, कहीं जगह पे उनकी चप्पलें होंगी एंड ऑल। तो इन स्तूप के अंडर रख दिए जाते थे। ये बेसिकली मैं दो पिक्चर्स क्यों लगाई हैं अभी बताती हूँ। यहाँ पे देखो, एक आपको ये दिख रहा होगा अंडा सा पीछे, ये आगे गेट है, इसके आगे गेट अड़ा हुआ है, ये देखो इसको, दिस इज़ द गेट। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले देखो, ये छतरी सी दिख रही होगी आपको, छतरी में ना एक लाइन लगी है बीच में इस तरह से, और उसके ऊपर ऐसे सर्कल से आपको दिखेंगे, 3 ही दिखेंगे। तो 3 क्या चीज़ें रिप्रेजेंट करती हैं, त्रिरत्न ऑफ बुद्धा जी, BDS, यानी कि बुद्धा धम्मा संघा। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, बुद्धा धम्मा संघा। ये जो 3 प्लेट्स लगी हुई हैं, त्रिरत्न को ये रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आप सेंटर में अगर देखोगे तो सेंटर में क्या है, ये लाइन रिप्रेजेंट करती है फ्लो ऑफ एनर्जी। क्या रिप्रेजेंट कर रही है, फ्लो ऑफ एनर्जी। और एनर्जी का फ्लो कहाँ से चल रहा है, अर्थ से चल रहा है टूवर्ड द हेवन, स्काई की तरफ। तो ये तो हो गया छतरी के बारे में। इसके अलावा इसके साइड में आपको एक बॉक्स सा दिखेगा जिसके अंदर ये छतरी बनाई गई है, इसको बोलते हैं हर्मिका। क्या बोलते हैं इसको, हर्मिका। अगर आपको डायग्राम ड्रॉ करना पड़े तो ये इस तरह से होगा। ऑल्दो हम आर्ट एंड कल्चर में दोबारा से पढ़ेंगे इसके बारे में, वहाँ पे भी आएगी ये, बट स्टिल यू शुड नो। तो ये आती है हर्मिका। उसके बाद ये जो अंडे की तरह स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ये वाला, दिस वन, इसको बोलते हैं अंडा। क्या बोलते हैं इसको, अंडा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक रेलिंग दिखेगी, ये वाली, ये ऊपर वाली इमेज में देख लो, ये रेलिंग लगी हुई है, इसके अंदर एक रास्ता है और रास्ते को बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ। क्या बोलते हैं, प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा पथ में क्या होता है, जो भी यात्री आए होते हैं वो यहाँ पे फेरी लेते हैं। क्या लेते हैं, फेरी लेते हैं। जैसे आप मंदिरों वगैरह में जाते हो ना तो फेरी नहीं लेते, तो उसी तरह से इस प्रदक्षिणा पथ पे चल के लोग फेरी लेते हैं ताकि भगवान के दर्शन हो सके।
एंड ये जो रेलिंग लगी है उस रास्ते के बाहर, ये रेलिंग दिखेगी आपको, इसको बोलते हैं वेदिका। क्या बोलते हैं? वेदिका। वेदिका क्या है? तो ये रेलिंग है। उसके बाद एंट्रेंस पे आपको कुछ ऐसे दरवाजे दिखेंगे, ये देखो, ये वाला, एक ये है, एक इसके बैक साइड में भी है। तो मतलब हर डायरेक्शन में है। कहाँ कहाँ पे? नॉर्थ में भी मिलेगा, साउथ में भी है, ईस्ट में भी है, वेस्ट में भी है। ये देखो, ये दरवाजे जो लगे हुए हैं, जो एंट्रेंस है, तो इनको बोलते हैं तोरन्स। तोरन्स के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, दैट इज़ जातक्स। तो अगर आपको याद हो इनिशियल लेक्चर्स जब हमने बुद्धिज़्म लिटरेचर पढ़ा था, तो हमने जातक्स के बारे में भी पढ़ा था। जातक्स में बेसिकली क्या होता था, बुद्धा जी की पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की स्टोरीज रिप्रेजेंट करी जाती हैं और बुद्धा जी को डिफरेंट फॉर्म्स में दिखाया जाता है, मंकी की फॉर्म में और भी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स की फॉर्म में दिखा दिया जाता है। तो बेसिकली स्टोरीज होती हैं बुद्धा जी से रिलेटेड, ठीक है। तो स्तूप का स्ट्रक्चर ओवरऑल आपको ये मिल जाता है, छत्र, हर्मिका, वेदिका, प्रदक्षिणा पथ, अंडा, तोरण। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी रिगार्डिंग द स्तूप। इसको बना भी लो चाहे से साथ में, ऑल्दो अगेन अगर आपको PDF चाहिए होगा तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। नाउ डिक्लाइन शुरू होगा अशोका का। तो हमने देखा कि अशोका ने ना वॉर बिल्कुल ही छोड़ दी। और वॉर से उस टाइम क्या आया करता था, उस टाइम थोड़ी इंडस्ट्री सेटअप थी, उस टाइम इकोनॉमी का जो सोर्स था वो वॉर ही था। दूसरी टेरिटरी में आपको जाके लड़ना पड़ेगा और फिर जो भी वहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा उसी से आपका किंगडम चला करता था। पर यहाँ पे जब वॉर ही नहीं बचा तो इकोनॉमी डिक्रीज़ कर गई और जो डोनेशन थे वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए थे। मतलब खुले बोलते हैं ना उसको, खुले दिल से उड़ाना। तो वैसी ही सिचुएशन बन गई थी यहाँ पे। तो जब बृहदर रथ गद्दी पे बैठे अशोका के बाद, तो उनके पास तो इतनी इकॉनमी नहीं थी, तो जो बाकी आते थे बाहर से रूलर्स, वो इनको इजीली डिफीट कर सकते थे। और ऊपर से जो बृहदर रथ था ना, वो उतना एमिनेंट किंग भी नहीं था। अब देखो एमिनेंट कब होता है किंग, एक तो आर्मी भी स्ट्रांग होनी चाहिए ना तुम्हारी। तो यहाँ पे क्या हुआ, बृहदर रथ का एक कमांडर था। अब जब राजा वीक होगा ना तो कमांडर सोचेगा कि मैं ही राजा बन जाता हूँ इससे अच्छा। तो एक था पुष्यमित्र शुंगा। पुष्यमित्र शुंगा ने क्या किया, मार दिया बृहदर रथ को और एक नई डायनेस्टी एस्टेब्लिश करी जिसको हम बोलते हैं शुंगा डायनेस्टी। नाउ वी विल प्रोसीड विद द शुंगा डायनेस्टी, बट शुंगा डायनेस्टी पे फोकस करने से पहले हमें कुछ चीज़ें मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड पढ़नी पड़ेंगी। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी उनकी, क्यों आज भी जब इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं तो क्यों चाणक्य जी की बात आती है, तो उनके बारे में हमें थोड़ी सी यहाँ पे डिटेलिंग करनी पड़ेगी। तब सबसे पहले तो ऐसा लिटरेचर जो मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड था, हमने बुद्धिज़्म का भी देखा, जैनिज़्म का भी देखा, यहाँ पे भी देख लेते हैं। नाउ लिटरेरी सोर्सेज जो कि मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड है। सबसे पहला आता है परिशिष्ट पर्वण। ये जो परिशिष्ट पर्वण है ये हेमचंद्र की बुक है, ठीक है। मुद्र रक्षसा की जो ये बुक है ये किसने लिखी थी, ये लिखी थी विशाख दत्त ने। विशाख दत्त की एक और साइड में आप नोट कर सकते हो अभी, ऑल्दो वो दोबारा से आएगा बाद में। तो देवी चंद्र गुप्तम ये भी लिखेंगे अभी बाद में। तो ये किसके टाइम पीरियड में लिखेंगे, गुप्ता डायनेस्टी जब आएगी तो उनके टाइम पे, देवी चंद्र गुप्तम, ठीक है। तो 2 बुक्स थी इनकी। पर यहाँ पे जो मौर्यन एम्पायर के बारे में हमें मिलता है इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ फ्रॉम द मुद्र रक्षसा। उसके बाद दश कुमार चरित्या। तो दश कुमार चरिता जो थी ये दांडिन ने लिखी थी। उसके बाद कादम्बरी आती है, कादम्बरी को लिखा था बाण भट्ट ने। अभी आप चलोगे हर्षवर्धन का जब पीरियड आएगा ना तो बाण भट्ट एक और बुक लिखेंगे जिसका नाम है हर्षचरिता। क्या नाम आएगा, हर्षचरिता। तो ये बुक लिखेंगे कौन, बाण भट्ट, ठीक है। उसके बाद ट्राइनिटी ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट। ट्राई मतलब 3 बुक्स ऐसी हैं जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं और कहीं ना कहीं हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में बताते हैं। जैसे कि महावंशा, पहली आ जाती है महावंशा। दूसरी है मिलिंद पानो याद करो किस किस के बीच में कॉन्वर्सेशन हुई थी, तो ये हुई थी मियांदर और नागसेन के बीच में। आए तो अटैक करने के लिए थे पर पढ़ाई करके चले गए। नागसेन से क्वेश्चन करते हैं मियांदर रिगार्डिंग द बुद्धिज़्म और नागसेन उनके आंसर करते हैं और फाइनली मियांदर ने क्या किया, बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर लिया। जैसे ही मियांदर गए नागसेन ने एक बुक कंपाइल कर दी और बुक का नाम रख दिया था मिलिंद पानो। दैट वाज द स्टोरी ऑफ मिलिंद पानो, याद रखिएगा इसके बारे में। उसके बाद हम देखते हैं महाभाष्य के जो राइटर हैं वो थे पतंजलि। कौन थे, पतंजलि। अब ये महावंशा के राइटर हमें पता नहीं है बिकॉज ये श्रीलंकन क्रॉनिकल्स हैं, ठीक है, श्रीलंकन क्रॉनिकल्स हैं। याद करो अशोका ने अपने बच्चों को भेजा था श्रीलंका। महावंशा, दीपवंशा, ये सारे श्रीलंकन क्रॉनिकल्स थे पर बुद्धिज़्म से रिलेटेड थे। तो पतंजलि ने लिखी थी एक बुक जिसका नाम है महाभाष्य, ठीक है, महाभाष्य, ठीक है। तो ये 3 बुक्स हमें कहीं ना कहीं मौर्यन एम्पायर के बारे में बता देती है। उसके बाद
अशोका के बारे में अगर हम देखें तो स्पेसिफिकली कौन कौन सी बुक में हमें मिलता है, दीपवंशा, अशोकवदना, दिव्यवदना और महावंशा। इन बुक से हमें अशोका की लाइफ के बारे में पता चलता है। नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, कैसे उनका शासन चला करता था, वो चीज़ें जानना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहले कौन सी स्टेट थी, तो अगेन बिहार में चलो, बिहार में कौन सा रीजन, मगध वाला, कैपिटल पाटलिपुत्र ही है। और यहाँ पे अब क्या क्या एविडेंसेस हैं, हमें मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन का कहाँ से पता चलता है। तो अभी देखिए एक बुक दश कुमार चरितन दांडी ने लिखी थी ना जो, तो उसमें हमें पता चलता है मौर्यन की एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, शासनकाल कैसा था। उसके अलावा महाभाष्य में पता चलता है, वंस्था पक्षिणी से पता चलता है, मेगस्थनीज की बुक दैट इज़ इंडिका, इससे पता चलता है, और बाकी अर्थशास्त्र से तो चलता ही है जो चाणक्य जी ने खुद लिखी थी। यहाँ पे बोला गया जो हेड हुआ करता था ना वो राजा ही था, मतलब अल्टीमेटली एक सिग्नेचर किसका चाहिए होगा लास्ट में, राजा जी का चाहिए होगा। अगर वो नहीं करते हैं तो नहीं, हाँ करते हैं तो हाँ। उसके बाद कौटिल्य ने बोला कि जो किंग होते हैं ना उनको अपने फादर की तरह होना चाहिए, अपने सब्जेक्ट्स के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी प्रजा के लिए। अब यहाँ पे एक्सटेंशन देखोगे ना तो नॉर्थ वेस्ट से लेके कहाँ तक था, कर्नाटका तक था, ठीक है। कर्नाटका में कैसे बना था कनेक्शन, तो याद करो चंद्रगुप्त मौर्य लेटर स्टेजेस में कहाँ चले गए थे, श्रवणबेलागोला जो कि कर्नाटका में था, और वहाँ पे उन्होंने सलेखना करी थी। तो यहाँ तक एक्सटेंशन हुआ था मौर्यन एम्पायर का। नॉर्थ वेस्ट में याद करो सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर ने अपनी जो डॉटर थी एलेना उसकी शादी करवा दी थी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, और उसके साथ साथ कुछ एरिया थे गंदार, हेरात, काबुल वाले, उनको डोनेट कर दिया था, डाउरी में दे दिया था बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य को। उसके अलावा काठियावाड़ तक रिलेशन बने। काठियावाड़ में क्या था, सुदर्शन लेक कंस्ट्रक्ट करवाई थी, किसने करवाई थी, तो पुष्यगुप्त वहाँ पे चेकर थे बेसिकली, जो चेकिंग कर रहे थे पूरा कि काम ठीक से चल रहा है या नहीं, तो करवाई किसने थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। एंड उड़ीसा, उड़ीसा कलिंगा वॉर की वजह से ये भी अटेन कर लिया था। तो इतना बड़ा एक्सटेंशन आपको चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे से लेके जो पूरा मौर्यन एम्पायर था बेसिकली वहाँ तक आपको मिल जाएगा। सप्तांग थ्योरी, ये सप्तांग, सप्त का मतलब होता है 7, तो मतलब इसमें 7 प्रिंसिपल्स बताए गए हैं इस थ्योरी के अंदर। किसने दी थी, तो कौटिल्य ने दी थी। सबसे पहले तो उन्होंने बात करी राजा की। अब देखो अज्यूम करो खुद ही, एक किंगडम है, किंगडम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो राजा बैठेगा, राजा तभी, राजा की इंपॉर्टेंस कब है, जब इसकी साइड में क्या बैठेंगे, ऑफिशियल बैठेंगे, ठीक है। ऑफिशियल बैठ के वो क्या करेंगे, जब भी कोई डिस्कशन करनी होगी, कोई ऐसा टॉपिक जो राजा को पता ना चल रहा हो कि डिसीजन क्या लूँ मैं, तो उसके इसमें ऑफिशियल हेल्प करेंगे, राइट। उसके बाद एक बड़ा सा फोर्ट भी तो होना चाहिए, किला भी तो होना चाहिए, इतने सारे लोगों को एडजस्ट करना है जब, और ऊपर से राजा की इतनी सारी पत्नियां होंगी, इतनी सारी पत्नियां हैं तो इतने सारे बच्चे होंगे, तो एक फोर्ट भी तो होना चाहिए, एक किला भी तो होना चाहिए। उसके बाद आप नेक्स्ट चीज़ क्या देखोगे, खर्चा पानी भी तो होगा सबका, तो ट्रेजर भी तो होना चाहिए, सोना होना चाहिए, पैसा होना चाहिए राजा के पास, तो ट्रेजर भी होना चाहिए। उसके अलावा फोर्ट बना दिया, इतना बड़ा किला बना दिया, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मिलिट्री भी तो चाहिए। मिलिट्री के बाद फॉरेन रिलेशंस के लिए, डिप्लोमेटिक रिलेशन के लिए आपकी जो साइड की कंट्रीज़ हैं उनके साथ अच्छी दोस्ती होनी चाहिए, ताकि कल को बड़ा रूलर आ जाए कोई, उसके साथ लड़ाई करनी पड़ जाए तो आपका जो एज है वो स्ट्रांग बन के रहे। तो आपके क्या होने चाहिए, फ्रेंडली रिलेशन होने चाहिए, बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशन आपके मजबूत होने चाहिए। एंड राजा का कोई मतलब ही नहीं है प्रजा के बिना, तो लोग भी होने चाहिए, पीपल भी होने चाहिए। तो यही थी सप्तांग थ्योरी। सबसे पहले राजा होंगे, किंग, अमात्य यानी कि ऑफिशियल जो मशवरा करते थे, दुर्ग, दुर्ग यानी कि फोर्ट, किला, कोष, ट्रेजर खर्चे पाने के लिए, मित्र, एलाय जो आसपास के लोग हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, उनके साथ दोस्ती, दंड, दंड यानी कि आर्मी, एंड जनपद, जनपद याद करो, जनपद, महाजनपद। तो जनपद में फोकस किया जाता है जनों के ऊपर भी और जो उनकी टेरिटरी है उसके ऊपर भी, ठीक है। सो दैट वाज द सप्तांग थ्योरी जो कि कौटिल्य ने दी थी, विष्णुगुप्त ने दी थी या फिर चाणक्य जी ने दी थी। और जो राजा हुआ करता था उसके बॉडीगार्ड्स में फीमेल्स भी हुआ करती थी, फीमेल पर्सनल बॉडीगार्ड्स भी हुआ करती थी। इसके अलावा इनका मंत्री परिषद भी हुआ करता था। मंत्री परिषद को आज हम जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलते हैं ना, तो वो बोलते थे मंत्री परिषद। और कौटिल्य के अकॉर्डिंग कि जो मंत्री बनना चाहता है वो एक तो ऑनेस्ट होना चाहिए एंड साथ में इंटेलिजेंट भी होना चाहिए, दैट वाज अकॉर्डिंग टू कौटिल्य। आज के टाइम में आप देख सकते हो। फिर आता है महामात्रास। महामात्रा अशोका के ऑफिशियल्स हुआ करते थे। अब देखो लेटर वैदिक पीरियड में याद करो, रेवेन्यू कलेक्शन के लिए एक ऑफिशियल रखा गया था जिसका नाम था संग्रहित्री। अब संग्रहित्री ना बोल के ये नया टर्म दे देते हैं मौर्यन एम्पायर में, जो था संहारिता। क्या था, संहारिता, याद रखिएगा इसको। नाउ 15 बुक्स ऐसी बुक्स हैं जो कि अर्थशास्त्र के अंडर आती हैं। वो कौन कौन सी हैं,
सबसे पहली है अध्यक्ष प्रचार। 15 बुक्स का नाम रख दिया अध्यक्ष प्रचार। डिफरेंट अध्यक्षास थे इसके अंडर, 27 अध्यक्षास मिल जाएंगे। तो जो आपको याद रखना है अध्यक्ष प्रचार की थीम, सबसे पहले आता है तंत्र विद्या। तंत्र विद्या मतलब वो नहीं थी कि तंत्रे मंत्रे टोटके वोटके, वो कुछ नहीं है। यहाँ पे दो चीज़ें आएंगी। सबसे पहले आएगा तंत्र। तंत्र में आपको इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन मिलेगी, ठीक है। और दूसरा आता है अवाप। अवाप में आपको इंटर स्टेट रिलेशन मिलेंगे। तंत्र मतलब जो अपना किंगडम है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, दैट इज़ तंत्र। और आपके साइड वाले स्टेट में क्या चल रहा है उसको बोलेंगे अवाप, ठीक है। यहाँ पे तंत्र से लगा दिया है मैंने गलती से एरो, ये अवाप आएगा, तो अपने नोट्स में ये ठीक लिखिएगा। तो तंत्र और अवाप, तंत्र यानी कि अपने किंगडम में क्या चल रहा है, अपने जो स्टेट है, जो राजा के अंडर स्टेट्स हैं उनके अंदर क्या चल रहा है, और इंटर स्टेट जहाँ पे कोई और राजा है वहाँ पे क्या चल रहा है, तो दैट इज़ अवाप। उसके अलावा 27 अध्यक्षास आपको और मिल जाएंगे। सबसे पहले लावण्य अध्यक्षा। लावण्य इज़ रिलेटेड टू सॉल्ट एंड सीता अध्यक्षा इज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, ठीक है। ये 15 बुक्स आ गई। उसके बाद आते हैं दंडपाल, तो जो दंड देगा पुलिस ऑफिसर। दुर्गपाल, दुर्ग का मतलब क्या था, फोर्ट, किला, तो इंचार्ज होगा जो फोर्ट का उसको बोल दिया दुर्गपाल। फिर आते हैं नगरपाल। नगरपाल जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगा सिटीज़ और टाउन्स के बीच में। देन प्रदेशती। प्रदेशती क्या होता था, क्रिमिनल कोर्ट का जज हुआ करता था। तो यहाँ से पता चलता है कि क्राइम्स भी हो रहे थे जिस वजह से क्रिमिनल कोर्ट में एक जज भी रखना पड़ा, प्रदेशती। नायक कौन था, तो सिटी लेवल का जो डिफेंस था वो कौन चेक किया करता था, वो नायक करते थे। नाउ इनकी मिलिट्री काफ़ी बड़ी थी, तो मिलिट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए। आज भी आप सुनते हो हेड तो किंग ही रहेगा, उसके अंडर कमांडर आ जाएगा सेनानी। तो मतलब यस किसकी तरफ से आएगी, किंग की तरफ से ही आएगी। पर यहाँ पे अगर नो कर देते हैं किंग तो उसका मतलब नो होगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ सेनानी, कमांडर, इनके अंडर आएंगे मिलिट्री के अंदर। 4 तरह की मिलिट्री थी, एक थी इन्फेंट्री, दूसरी थी कैवलरी, तीसरी थी एलिफेंट और चौथी थी कैरियट्स। देखो कैवलरी नाम से पता लग रहा है कि हॉर्स राइड करके जो मिलिट्री चलती थी, ये एलिफेंट्स वाली मिलिट्री थी। कैरियट यानी कि रथों वाली थी, और इन्फेंट्री आज भी होती है ना, इन्फेंट्री बेसिकली आर्मी, तो दैट इज़ द इन्फेंट्री। ये 4 तरह की मिलिट्री आपको मौर्यन एम्पायर में मिल जाएगी। कहाँ पे मेंशन है इसके बारे में, तो ग्रीक सोर्सेज के अंदर आपको मिल जाएगा। बेसिकली जो मेगस्थनी की बुक थी इंडिका, उसमें भी आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और कौटिल्य ने बोला कि आर्मी कोई भी वर्ण का इंसान जो है वो ज्वाइन कर सकता था। ऐसा नहीं था क्षत्रिय ही आर्मी को ज्वाइन करेंगे, कोई भी वर्ण, ठीक है। 4 वर्ण पढ़े थे आपने, ब्राह्मण भी कर सकते थे, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, कोई भी कर सकता था। एंड नेवी वॉज प्रेजेंट कैसे पता चलता है, क्योंकि वो जो आपने देखे ना अभी पीछे 27 अध्यक्ष, यहाँ पे एक और अध्यक्ष हमें मिलता है जिसका नाम था बेसिकली नाव अध्यक्ष। नाव का मतलब होता है बोट। क्या मतलब होता है, बोट, किश्ती। और जो इंडिका बुक है, जो आपकी बेसिकली मेगस्थनी की बुक है इंडिका, उसमें लिखा गया है फ्लोटिला ऑफ बोट्स, बड़ी सारी बोट्स रखी हुई थी। तो इसका मतलब है नेवी भी हुआ करती थी। उसके बाद आता है दैट इज़ गूढ़ा पुरुषास। गूढ़ा पुरुषास कौन हुआ करते थे, तो दे वर द सीक्रेट एजेंट्स। कौन थे वो, सीक्रेट एजेंट्स। टैक्सेस, नाउ सबसे पहले तो भाग आता है। 1/6 ऑफ प्रोड्यूस देना पड़ता था, जितना भी टोटल बना उसका 1/6 देना पड़ता था टैक्स की फॉर्म में। बलि जो थी ये वॉलंटरी ऑफरिंग थी, यानी कि आपकी मर्जी है, देना है तो दे, नहीं देना है तो आपकी मर्जी। उसके बाद आता है उदाका भाग। अब देखो बलि को ना वॉलंटरी बना दिया दोबारा से, ऐसा कुछ नहीं है कि कंपलसरी है, क्योंकि उसके अलावा बहुत सारे टैक्सेस यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। तो सबसे पहले आता है उदाका भाग। उदाका भाग बेसिकली जो पानी के ऊपर टैक्स लगा करता था उसको बोल दिया उदाका भाग। तो वाटर टैक्स को क्या बोला गया, उदाका भाग। सेतु, सेतु होता है आपका डैम, तो सेतु से याद रख लेना इरिगेशन टैक्स, जो सिंचाई के ऊपर टैक्स लगा करता था। देन आता है पिंडाकारा टैक्स, तो जो पीजेंट्स टैक्स पे किया करते थे, विलेज में जो पीजेंट्स हुआ करते थे उनके ऊपर जो टैक्स लगता था उसको बोला गया पिंडाकारा टैक्स। फिर आता है प्रनाया। प्रनाया क्या होता था, तो इट वाज एमरजेंसी टैक्स। ड्यू टू सर्टेन कंडीशन इमरजेंसी आ गई तो उस केस में एडिशनल टैक्स लगता था जिसको बोलते थे प्रनाया टैक्स। उसके बाद आता है कार्मिकास। कार्मिकास कौन हुआ करते थे, तो देवर क्लर्क्स। कार्मिकास कौन थे, देवर क्लर्क्स। उसके बाद इन्होंने एम्पायर को छोटे छोटे प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया। प्रोविंसेस को नाम दे दिया चक्रास, ठीक है, क्योंकि एक राजा तो एक ही जगह पे बैठेगा ना, वो थोड़ी बार बार जगह ही चेंज करता रहेगा, तो उस वजह से प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया गया और प्रोविंसेस का नाम रख दिया गया चक्रास। प्रोविंसेस को फर्दर छोटी छोटी डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट को नाम दे दिया विषयास। विषय के जो हेड होते थे उसको नाम दे दिया विषयपति।
फिर डिस्ट्रिक्ट्स को फर्दर सब डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दिया गया और नाम दे दिया गया स्थान्यास, और हेड कौन बना दिया, स्थानिकास। और ये जो सब डिस्ट्रिक्ट थी ना, इसमें बेसिकली 8,000 विलेजेस का ग्रुप हुआ करता था, ग्रुप ऑफ 8,000 विलेजेस। सब डिस्ट्रिक्ट को फर्दर 400 के विलेजेस का ग्रुप बना दिया गया और उसको बोल दिया द्रोणमुखा। क्या बोल दिया, द्रोणमुखा। जो 400 विलेजेस का ग्रुप था उसको बोल दिया द्रोणमुखा। उसके बाद और छोटी यूनिट बनाने के लिए 200 विलेजेस का ग्रुप बना दिया, उसको बोल दिया खार वाटिकास। क्या बोल दिया, खार वाटिकास। एंड फाइनली 100 विलेजेस का ग्रुप बना और छोटी यूनिट बना दी जिनको बोल दिया संग्राम्स। क्या बोल दिया, संग्राम। तो सबसे पहले एम्पायर को डिवाइड करा प्रोविंसेस में, प्रोविंसेस को डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट को सब डिस्ट्रिक्ट में, एंड फाइनली 400 विलेजेस, फिर 200 विलेजेस और 100 विलेजेस। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। नाउ 6 कमेटीज़ बनाई गई, हर एक कमेटी के अंदर 5 मेंबर थे, यानी कि टोटल कितने मेंबर मिल जाएंगे आपको, 30। पहली कमेटी इंडस्ट्रीज़ की थी, जहाँ पे क्राफ्टमैन बैठेंगे, ब्लैक स्मिथ एंड और जो भी प्रोफेशनल वर्क्स होते हैं वो सब। सेकंड होता था चेक। चेक किसको करना है, फॉरेनर्स आया करते थे, टूरिज़्म की वजह से आगे कुछ स्कॉलर्स हुआ करते थे, वो आगे जो भी फॉरेनर आएगा उसकी टेक केयर की जाएगी, पूरी ध्यान रखा जाएगा किसी क्रिमिनल से उनको कोई हार्म ना पहुंचे। ठीक है, और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो चीज़ उनको टाइमली मिले, तो वो सारी चीज़ें रखी जाती थी। दैट वाज द सेकंड कमेटी। थर्ड कमेटी का नाम था वाइटल स्टैटिस्टिक्स, मतलब बर्थ और डेथ की रजिस्ट्रेशन कौन सी कमेटी में होती थी, थर्ड कमेटी में। तो जो भी वाइटल स्टैटिस्टिक्स हैं, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशंस, वो थर्ड कमेटी का है। देन फोर्थ आता है ट्रेड कॉमर्स एंड मार्केट रेगुलेशंस। ट्रेड कॉमर्स एंड मार्केट रेगुलेशन ये आता है फोर्थ में। एंड फिफ्थ में आ गया मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स। जो भी आर्टिकल्स बन गए हैं, क्या उनका बाहर इंपोर्ट हुआ, बाहर एक्सपोर्ट हुआ या नहीं हुआ, कोई चीज़ बाहर से आनी थी वो इंपोर्ट हुई या नहीं हुई, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती थी। उसके बाद आता है टैक्स कलेक्शन, समाहर्ता। याद करो, समाहर्ता भी पढ़ी जस्ट हम। तो दैट वाज द 6th कमेटी। तो पहली में इंडस्ट्री, दूसरी में फॉरेनर्स के ऊपर चेक, तीसरी के ऊपर वाइटल स्टैटिस्टिक्स, बर्थ और डेथ्स रजिस्ट्रेशंस, चौथे पे ट्रेड कॉमर्स मार्केट रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशन, वो सारी चौथे में। पांचवें में जो आर्टिकल्स बन गए हैं फ्रेश, वो गए या नहीं गए, तो वो सारी नज़र। एंड टैक्स कलेक्शन, दैट वाज द 6th कमेटी। उसके बाद लैंड, जो ज़मीन थी उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। सबसे पहली थी कृष्ट। कृष्ट यानी कि जो कल्टीवेबल होगी, जहाँ पे अनाज वगैरह उगाया जाएगा। एक थी अकृष्ट, ये नॉन कल्टीवेबल लैंड थी, पर ज़रूरी नहीं था कि ये फर्टाइल नहीं होगी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था कि बंजर लैंड पड़ी है, वेस्ट लैंड पड़ा है, फर्टाइल होती थी। पर इसको खाली क्यों रखा गया था, क्योंकि ये बॉर्डर वाले एरिया में आसपास होगी जहाँ पे युद्ध वगैरह हुआ करते थे। उसके बाद आता है अधेवा मर्टका। ये वो वाली ज़मीन हुआ करती थी जिसको एटलीस्ट रेनफॉल चाहिए होगा, तभी वहाँ पे आप किसी क्रॉप की कल्टीवेशन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे रेनफॉल चाहिए होगा अधेवा मर्टका के केस में। फिर आता है स्थल। स्थल, ये इन तीनों को आप जोड़ दो, जो भी पूरी टोटल लैंड आपके पास आएगी उसको क्या बोल देंगे, स्थल। तो सबसे पहले कृष्ट जो कल्टीवेबल थी, अकृष्ट जो नॉन कल्टीवेबल थी, अधेवा मर्टका जिसको रेनफॉल चाहिए होगा अगर आपको ग्रो करना है कुछ भी, एंड स्थल जो पूरा का पूरा लैंड होता था उसको स्थल बोल दिया। नाउ कॉइन्स, कॉइन्स याद ही होंगे आपको, गोल्ड स्वर्ण बोलते थे, काकिनी लो क्वालिटी का कॉपर जो था उसको काकिनी बोलते थे, और जो अच्छी क्वालिटी में कॉपर आता था उसको मशक बोल देते थे। ठीक है, एंड पन्ना, पन्ना वॉज सिल्वर, अभी भी पन्ना ही बोलते हैं इसको। नाउ सोसाइटी कैसी थी, आपने देखा होगा बुद्धिज़्म और जैनिज़्म काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ इन टाइम पीरियड में, बट स्टिल जो वर्ण सिस्टम था वो आज भी आपको प्रेवलेंट मिलेगा। ब्राह्मण और क्षत्रिय सोसाइटी में डोमिनेटिंग चल रहे थे, और जो चंडालास थे, और यहाँ पे एक और आगे थे डॉग ब्रीडर्स। ठीक है, बेसिकली वो जो डॉग्स वगैरह रखा करते थे, उनकी ब्रीडिंग्स करवाया करते थे, तो उनको बोला गया शवापकास। क्या बोला गया, शवापकास। तो ये चंडालास और शवापकास जो थे, दे वर अनटचेबल। ठीक है, तो इनको एक टर्म दे दी गई, दैट इज़ अनंत वसाइन। अनंत मतलब एंड, जो लोग लास्ट में रहते हैं उनको बोलते हैं अनंत वसाइन, अनंत वसाइन। तो इन दोनों को क्या बोला गया, चंडाला और शवापकास को अनंत वसाइन। सती नहीं थी, वर्ण सिस्टम नहीं था, ये हमें कहाँ से पता चला, तो अशोकन एडिक्ट पर से पता चला। उसके बाद मित्र जिनको एलाय बोलते थे, षड गुण दिए गए। चाणक्य जी ने 6 गुण दिए थे, 6 पॉलिसीज़ दी थी जिनको षड गुण बोला गया। तो क्या थी, सबसे पहले पॉलिसी ऑफ संधि या पीस ट्रीटी। आपको लड़ना नहीं है तो जाके सॉफ्ट स्किल का यूज़ करो, बात करो उनसे, और वहाँ पे ट्रीटी साइन कर लो कि ना तो हम लड़ेंगे ना तो आप लड़ोगे। दैट वाज द फर्स्ट, आज भी ये चीज़ें चलती हैं। फिर आती है पॉलिसी ऑफ विग्रह, अगर नहीं मान रहे कोई तो फिर लड़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, विग्रह। फिर आती है पॉलिसी ऑफ असन्ना, यहाँ पे बोला गया कि इंटरफेरेंस ही नहीं करो, कोई बोल रहा है, भौंक रहा है, भौंकने दो, तुम कुछ मत बोलो। दैट इज़ पॉलिसी ऑफ असन्ना,
कीपिंग क्वाइट। चौथी आती है पॉलिसी ऑफ यन्ना, यहाँ पे जो मार्चिंग नहीं होती, परेड वगैरह सिखाई जाती है, वो बोली गई पॉलिसी ऑफ यन्ना, यानी कि यहाँ पे जो मार्चिंग होती थी मिलिट्री एक्सपीडिशन पे, वो सारी चीज़ें सिखाई जाती थी। उसके बाद आती है पॉलिसी ऑफ समशराया। पॉलिसी ऑफ समशराया को बोला जाता है सीकिंग शेल्टर, ठीक है, फोर्ट के अंदर आप शेल्टर ले रहे हो। उसके बाद आती है डबल पॉलिसी ऑफ द्विवेदी भावा। अब यहाँ पे दो भाव आएंगे, बेसिकली डबल बोला ना, दो भाव इसमें आप फील करोगे। एक, 3 मान लो राज्य हैं, ये 2 आपस में मिल जाएंगे और फिर तीसरे के साथ लड़ेंगे, विग्रह करेंगे, ठीक है। तो ये 6 गुण थे जो कि किसने दिए थे, चाणक्य जी ने अपनी बुक अर्थशास्त्र के अंदर दे दिए थे। उसके बाद आते हैं ऑफिशियल्स कौन कौन थे। तो एक तो एम्बेसडर रखा था जो फुल फ्लेज्ड एम्बेसडर कहलाता था, जिसको बोला गया निश्री हर्ता दूता, निश्रित हर्ता दूता, निश्री हर्ता दूता, ये फुल फ्लेज्ड एम्बेसडर था। फिर उसके बाद आता है परिमित्रता दुला, परिमित्रता दुला कुड नॉट गो बियॉन्ड हिज इंस्टीट्यूशन। अब ये कौन सा राजदूत हुआ करता था, मित्रा दूल्हा, तो ये वो वाले बेसिकली राजदूत हुआ करते थे जो जाएंगे दूसरी कंट्री में और जितनी बात बोलने को बोली गई है सिर्फ उतनी ही नेगोशिएशन करके आएंगे, उससे ना एक शब्द आगे ना पीछे, ठीक है। फिर आते हैं शासन हरा दूता। शासन हरा दूता ये स्पेशल मैसेज लेके जाते थे, जो बड़ा सीक्रेटिव हुआ करता था उसको लेके जाया करते थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, डिप्लोमेसी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया। उसके बाद आता है डिक्लाइन ऑफ मॉरेंस। तो बोला गया कि बहुत सारी ट्राइब्स ना इन्वेड करने लगी इंडिया के अंदर। कैसे, अब देखो यहाँ पे इंडिया आ जाता है, तिब्बत वाला पार्ट था, यहाँ पे चाइना वाला पार्ट था। चाइना वालों ने एक बड़ी सी वॉल बना दी जिसको ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बोलते हैं। क्या बनवा दी थी, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो ट्राइब्स जो पहले चाइना में एंटर कर रही थी अब वो वापस पीछे हटने लगी, तिब्बत में कुछ खास था नहीं और फिर एंड में ऑप्शन बची इंडिया, तो बाहर की ट्राइब्स यहाँ पे एंटर इन करने लग जाती हैं, ठीक है। इकॉनमी का काफ़ी ज़्यादा लॉस देखने को मिलता है क्योंकि डोनेशंस बहुत ज़्यादा की है अशोका ने, एंड उतनी ज़्यादा आर्मी स्ट्रांग नहीं बची थी और जो बाद के रूलर्स आए वो उतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे, वीक थे, तो उस वजह से डिक्लाइन देखने को मिलता है मौर्यन एम्पायर का। सो नाउ यू विल सी, आपने स्टोन एज कंप्लीट कर लिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन कंप्लीट कर लिया, वैदिक पीरियड डन, महाजनपद, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, मौर्यन एम्पायर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी विल प्रोसीड विद द पोस्ट मॉरियंस। इसमें आप 2 ब्रांचेस पढ़ोगे। अब देखो ये सारे ना एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी हैं, तो अब हम सभी को एक साथ नहीं पढ़ पाएंगे ना, तो हम 1 बाय 1 सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, नोट्स बना रहे हो बनाते रहो। तो जैसे फॉरेन अगर डायनेस्टीज़ देखें तो ISPK से याद रखोगे आप, इंडो ग्रीक्स आएंगे, शाक्स आएंगे, पार्थियन आएंगे, कुषाण्स आएंगे। एंड इंडिजिनस में देखो तो जिसने बृहद्रथ को मारा था पुष्यमित्र सुंगा, उसने सुंगा डायनेस्टी बनाई, कनव्स आएंगे, छेदी आएंगे, सतवाहनाज आएंगे। तो ये सारे एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी हैं। अब मतलब ये सारे एक ही टाइम पीरियड में चलेंगे, 200 BCE से लेके 300 AD में। तो हमें 1 बाय 1 पढ़ना पड़ेगा और हम स्टार्ट करेंगे सुंगा डायनेस्टी के साथ, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अभी इसको फटाफट से रिवाइज कर लो, जो भी चीज़ें आज हमने कवर करी। आज काफ़ी फैक्चुअल था तो याद रखिएगा। तो सबसे पहले हमने देखा लिटरेरी सोर्सेज जो मौर्यन एम्पायर के बारे में हमें बताते हैं, बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो कि हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में बताते हैं, बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताते हैं, अशोका के बारे में कौन कौन सी बुक्स में मेंशन है। फिर उनकी एडमिनिस्ट्रेशन हमने देखी, किन बुक से हमें एविडेंसेस मिलते हैं। हेड जो हुआ करते थे मेन वाले वो राजा ही हुआ करते थे। सप्तांग थ्योरी देखी, एक राज्य के अंदर क्या क्या 7 चीज़ें ज़रूरी होती हैं उनके बारे में हमने यहाँ पे मेंशन किया, चाणक्य जी ने दी थी। उसके बाद मंत्री परिषद होता था, इंटरव्यू हुआ करता था, उपाध परीक्षा जिसको बोलते थे। फिर हमने 15 बुक्स देखी अर्थशास्त्र की, तंत्र और अवाप। तंत्र में जो अपने राज्य के अंदर चीज़ें चल रही हैं वो सारी चीज़ें, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, एंड अवाप में हमने देखा कि जो इंटर स्टेट रिलेशंस हुआ करते थे। उसके बाद कुछ टर्म्स देखी हमने, मिलिट्री इनकी देखी, काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज थी। टैक्सेस के बारे में हमने पढ़ा, एम्पायर को किस तरह से छोटी यूनिट्स में डिवाइड किया। 6 कमेटीज़ देखी और हर एक कमेटी के अंदर 5 मेंबर हुआ करते थे। लैंड के बारे में हमने पढ़ा, किस तरह से लैंड को डिवाइड कर दिया 4 हिस्सों में। कोइंस के बारे में हमने देखा, सोसाइटी के बारे में हमने देखा, मित्र यानी कि अलाय के बारे में हमने देखा, ऑफिशियल्स के बारे में हमने देखा। नाउ वी आर एंटरिंग इन द टाइम पीरियड ऑफ 200 BCE टू 300 AD। अब यहाँ पे ना, अब जब पोस्ट मॉडर्न हम जब शुरू करने वाले हैं ना, वहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि अब बहुत सारी चीज़ें एक ही टाइम पे चलेंगी, कंटेम्प्रेरी होंगे एक दूसरे के सारे, ठीक है। कंटेम्प्रेरी नहीं हुए तो फ्यूडल होंगे, एक दूसरे के साथ बनती नहीं होगी। मतलब एक ही टाइम पे आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे।
तो उसके लिए आपको थोड़ी सी अब टाइमलाइन याद भी रखनी पड़ेगी, और एटलीस्ट इतना तो पता हो कि ये दोनों एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी चलेंगे, कुछ इंडिजिनस होंगे, कुछ फॉरेन से आए होंगे, ठीक है। सो ये हम स्टार्ट करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। अभी के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू एवरीवन, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।